ओके ठीक, बैठिए आराम से बैठिए। चलो, जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया और कुछ अच्छा सीख रहे होगे। डैम श्योर है जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, फुली टारगेट करेंगे। इट्स माय नंबर, यू विल बी व्हाट्सअप विथ मी एंड कनेक्ट इजीली। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे इजीली और इजी वे में जुड़ना है, ठीक है। कोई भी पर्सनल डाउट हो या एकेडमिक डाउट हो, आप इस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाउन कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। दूसरी चीज है, जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली थ्रू आउट होगी हमारे एनडीए एग्जाम के लिए, सीडीएस एग्जाम के लिए, सीएपीएफ एग्जाम के लिए, और जो भी डिफेंस एग्जाम है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तैयारी कर रहे हैं। तो जनरली हमारा जो मेन टारगेट है वो डिफेंस एग्जाम के लेके है, और मैं आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। क्यों? देखिए, एक चीज मैं आपको समझा दूं, आप जब 6 महीने का करंट अफेयर कवर करते, जनरली जब आप 6 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन आने बस 15 से 20 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि जब 6 महीने का करंट अफेयर हो जाएगा वास्ट, ठीक है, और आपको आना है 20 क्वेश्चन, मान के चलते अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी डिफेंस एग्जाम आप उठा के देख लो 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको क्या करना है, बस इजीली इसका नोट डाउन बनाना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिखते जाता हूं उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आई एम डैम श्योर यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इट्स माय डिटेल, माय नेम इज रोहित रानवे, 6+ ईयर, और यूपीएससी सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट और आईसीजी जैसे एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए। इट्स माय नंबर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो मेरा यूपीएससी में काफी ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद सीडीएस जैसे एग्जाम क्वालिफाई किए। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझेंगे कि एक डिफेंस एग्जाम की कुछ डिमांड होती है, और वो डिमांड को आपको क्या करना है, मीट करना है, ठीक है। तभी सिलेक्शन होगा, टाइम पास करने से या फालतू चीज बकवास करने से कुछ होने वाला है नहीं। चलो, ये फाउंडेशन बैच है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, एक संयम और समझने वाली बात आपको बताता हूं। जो भी बच्चा अभी 10th स्टैंडर्ड में है, अब वो जाएगा 11th में और 12th में, 2 साल के अंदर वो स्टडी करेगा। ये जो मोटिव है वो बेसिकली फाउंडेशन के थ्रू हम जा रहे हैं। फाउंडेशन के थ्रू हम लोग कैसे जा रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें कवर करना सीखोगे जब तो आप समझ पाओगे कि पेपर कैसे पढ़ा जाता है। अब जो मैं आपके सामने लेके आता हूं वो इंडियन एक्सप्रेस होता है, द हिंदू होता है, योजना मैगजीन होती है, उसके बाद कुरुक्षेत्र होता है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र, ऐसे रेपुटेटेड न्यूज़पेपर से मैं आर्टिकल्स उठाता हूं। और एक आता है आपका पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहां से मैं ऑल दिस पॉइंट्स उठाता हूं। तो आप बताइए, अगर आप डायरेक्टली 10th के बाद अगर आप इसको सीखेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो इजीली यू विल अंडरस्टैंड ना। और आप अगर सोचे कि मेरा इंडिया का एग्जाम कब है, 2025 में है, और मैं तैयारी करूंगा 2024 दिसंबर से, तो बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता। 3 महीने की तैयारी में कोई भी डिफेंस एग्जाम कभी भी नहीं निकल सकता, ये सच्चाई है, कटु सच्चाई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि तैयारी के लिए बेस बनाना पड़ता है, फाउंडेशन बनाना पड़ता है। अब आप कोई भी डिफेंस एग्जाम उठा लो, डिफेंस एग्जाम में बेसिकली 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में। एक तो हिस्ट्री, एक तो ज्योग्राफी, और एक तो पॉलिटी, और एक तो करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का वेटेज मैंने बता दिया, हर सेक्शन में, हर पोर्शन में डेफिनेटली अलग अलग लेवल पे आता है, कहीं 20 आता है, कहीं 25 आता है। तो सीएपीएफ में जनरली कभी कभी 20 से ज्यादा भी क्वेश्चन हमको दिख जाते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तरीके से पढ़ाई करनी है, और डैम श्योर है कि आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखिए, डाउट सॉल्विंग सेशन हमने रिसेंट लास्ट टाइम हमने कंडक्ट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिससे हम बहुत अच्छा आउटपुट मिला। जो मेरे एनडीए के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा फील हुआ कि सर और हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, पर्सनल मेंटरशिप मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आपको एक लेवल पे आने के बाद कोई डिप्रेशन फील हो रहा है या आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, उसको भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ और नोट्स में टेलीग्राम और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारे एनडीए का है, उसमें मैं आपको दे देता हूं। नेक्स्ट है कंप्लीट एनसीईआरटी। अब बहुत से बच्चे होंगे वो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं,
ठीक है। अब स्टेट बोर्ड से वो बिलोंग करते हैं, उनका एनसीईआरटी से कोई वास्ता ही नहीं है, तो अब वो क्या एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते? कर सकते, डैम श्योर कर सकते हैं। बस उनको क्या चाहिए? पेशेंस। क्या चाहिए उनको? पेशेंस। क्यों? कि अगर वो मेरे पास आएंगे, या मेरे वीडियोस है जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर वहां से भी वो कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि 9th और 10th की एनसीईआरटी में कवर कर रहा हूं, तो उसके बाद 11th और 12th की एनसीईआरटी भी कवर करूंगा। पर जो मेरे पास ऑफलाइन बैच में आएगा, जो मुझसे खुद पढ़ने आएगा, तो मैं जर्नली क्या करूंगा? उसको इन डेप्थ लेके जाऊंगा। देखो यहाँ टाइम लिमिट है, आधे घंटे से ज्यादा तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट खींच दूंगा। पर जब मेरे जो ऑफलाइन बैचेस होते हैं वो मैं 2-2 घंटे लेता हूँ, 2 आवर। तो बताइए, एक काम जो 45 मिनट में हो रहा है, और जो मेरे एनडीए के बैचेस है जो ऑफलाइन है, वो 2 घंटे के नीचे होते नहीं है। तो अब एक बात बताइए, आप कैसे पढ़ पाएंगे फिर? ठीक है ना। तो 45 मिनट्स में एकदम एक्सट्रीम नहीं जा सकते, बट बेसिक क्लियर कर सकते हो। और जब मेरे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन होगे तो आपको पता चलेगा कि हमको पढ़ने का तरीका क्या अपनाना है। ठीक है, चलो यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते करंट अफेयर का फर्स्ट टॉपिक, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च ए न्यू पोर्टल। न्यू पोर्टल कौन सा है? सबसे पहली चीज जो पूछा जाता है, अनुराग ठाकुर। ठीक है ना, ये अनुराग ठाकुर बेसिकली क्या है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, लॉन्च फॉर द न्यू पोर्टल दैट प्रॉमिस टू रिवोल्यूशनाइज द मीडिया लैंडस्केप इन इंडिया। ठीक है, चलो आगे देखें। द प्रेस सेवा पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? द प्रेस सेवा पोर्टल डेवलप अंडर द प्रेस रजिस्ट्रेशन पीरियोडिक एक्ट 2023। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये एक्ट कौन सा है या ये चीज कौन सी। जनरली आपसे क्या पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट है वो कौन सा बिल आया है। तो बिल कौन सा आया? प्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक एक्ट 2023 by the press registration journal of India is a big step toward the complete automation of process by newspaper registration and other related process। संयम और आराम से समझने की कोशिश करो, ये बिल किस लिए लाया गया है। पहले आया था ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, जैसे रॉयल एक्ट वगैरह आए थे। ठीक है, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ब्रिटिश टाइम पीरियड में, 18 या 19 सेंचुरी की बात है। ये जो है ये मॉडर्न इंडिया का है, इंडिपेंडेंट इंडिया का। ये क्यों लाया गया है? इसका मेन रीजन क्या है बिल का लाने का? कि इसको हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो बिकाऊ मीडिया है, सच्चाई यही है कि आज के टाइम पे जो बिकाऊ मीडिया है, जो फालतू की न्यूज फैलाती रहती है, उसको कर्ट करना है। ठीक है, ओरिजिनल और ऑथेंटिकेशन न्यूज बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, इस वजह से बिल लाया गया है। आज जो हमारा 4 स्तंभ है, जिसे हम 4 पिलर बोलते हैं, जिसमें आ जाता है आपका लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी, और 4th हमारा आ जाता है आपका मीडिया। तो ये मीडिया ही अगर बिका हुआ है तो आप बताइए देश तक कैसी अच्छी खबर पहुंच सकती है कि नहीं। तो उसी को कल्टेल करने के लिए क्या लाया गया? प्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक एक्ट 2023। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है? अभी की फीचर समझो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन यूजिंग आधार बेस्ड सिग्नेचर। बहुत अच्छा काम है। आधार बेस्ड सिग्नेचर की वजह से क्या होगा? ऑथेंटिकेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑथेंटिकेशन मिलेगी। प्रोबेबिलिटी टू मीटर द इंडिकेट द लाइवलीहुड ऑफ टाइटल अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? कि पता चलेगा कि किस तरीके के मिसनोमर्स फैल रहे हैं हमारे समाज में। ठीक है, दूसरी चीज, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द स्टेटस। अब आपने कोई ब्रॉडकास्ट के लिए अप्लाई किया है कि मुझे आपका न्यूज चैनल खोलना है या कोई चैनल खोलना है, सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना है, तो आपको पता चल सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस में है, कहां तक पहुंच चुका है, कि फाइनलाइज हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट, डिटेक्टिंग द डीएम मॉड्यूल इनेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू मैनेज एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रलाइज डैशबोर्ड। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति को आईएएस ऑफिसर की पावर नहीं पता है तो वो देख सकता है आईएएस ऑफिसर की बहुत ज्यादा पावर होती है, और जब वो डीएम बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इट्स अ पावरफुल पर्सन इन दिस स्टेट। स्टेट तो नहीं बोल सकते, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट इंप्लीमेंट मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसी का कीवर्ड है, ये रहे अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, the system for centric bureau of communication is designed to enhance transparency and efficacy in the media of planning process and provide an end-to-end solution for the media industry for doing business is paperless and transversal या faceless environment। आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन कम हो गया है। ठीक है, पर जर्नली ऐसा कुछ है नहीं।
बट हाँ हम लोग वे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि करप्शन को हमें खत्म करना है। करप्शन को खत्म करने से डेमोक्रेसी में एक चीज होगी और वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा वे ऑफ लिविंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? आप जर्नली आरटीओ में जाते हैं, जब आप आरटीओ में जाते हैं लाइसेंस बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे चार्ज करना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं ये तो गलत बात हुई, ये तो करप्शन हुआ। तो ये करप्शन खत्म किस बेसिस पे होगा? एंड टू एंड, या हम बोल सकते हैं पेपरलेस प्रोसेस से। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? डिजिटल वे में जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? डिजिटल वे पे। बीच का मीडियोकर व्यक्ति अगर खत्म होगा, जब जाके हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर लोकल केबल ऑपरेटर इज द फर्स्ट स्टेप टू बिग रजिस्ट्रेशन करंटली वाज द पोस्ट ऑफिस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो वो पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकता है। ठीक है, और दूसरा चीज है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भी वो चीज कर सकता है। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी आई डैम श्योर इजीली। ठीक है, ये आर्टिकल था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन है? चलो, कोई भी हो पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं। गुएना वॉर्म डिसीज नियर द इरेक्टिएशन। ठीक है, गुएना वॉर्म डिसीज एक कीड़ा है, वो क्या कर रहा है? डिसीज फैला रहा है। किस तरीके की डिसीज फैला रहा है? क्रिपलिंग एंड द पेनफुल इन्फेक्शन caused by the long thread guiana worm that emerge slowly from the human skin। ठीक है, आगे दिखाऊंगा कैसा हो जाता है। ह्यूमन स्किन को इफेक्ट कर रहा है, ब्लास्टिंग एंड टिबर्टिंग फॉर अबाउट अ ईयर सिंस द कैरिंग हैज इंडाइजेस्ट part eggs is contaminated water suffering find it hard to function from the मन। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है या हम बोल सकते हैं वॉर्म है। वॉर्म मतलब जाहिर सी बात है कीड़ा हो गया। ये कीड़ा क्या करेगा? आपके बॉडी पे इन्फेक्शन कर देगा, और ये इन्फेक्शन करने के बाद क्या करेगा? आपका जो वो पार्ट है ना उसको सड़ाने लगेगा। ठीक है, और दूसरी चीज है, अगर आपने कोई गंदा पानी पी लिया जिसे हम कंटेमिनेटेड वाटर बोलते हैं, अगर यहां से भी आपके थ्रू ये बॉडी में आ गया तो कहीं ना कहीं आपको विनाश के तौर पे लेके जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज गुएना वॉर्म डिसीज, जिसे हम साइंटिफिकली नेम क्या बोला जाता है? ड्रैकुमुलेसिस। ठीक है, इतना कोई पूछता नहीं है, बट ठीक है, ये साइंटिफिक नेम होते हैं। ठीक है, विच हैज बीन अफेक्टेड मोस्ट disadvantaged communities in the verge of eradication, said to become only the second human infection to eradicate globally after the smallpox। स्मॉल पॉक्स जो आपने बीमारी का नाम सुना होगा, उसके बाद सबसे ज्यादा फैलने वाली कौन सी बीमारी है? गुएना वॉर्म डिसीज। ठीक है, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा, और ये गरीब देशों में ज्यादा फैलती है। क्यों गरीब देशों में ज्यादा फैलती है? क्योंकि जनरली क्या होता है, गरीब देशों में क्या नहीं हो पाता है? साफ सफाई का ज्यादा से ध्यान नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं ज्यादा डेंस पॉपुलेशन। अभी जो कोविड टाइम पीरियड आया था, तो कोविड टाइम पीरियड में क्या हुआ था? हमारा जो कंट्री बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ऊपर पॉपुलेशन भी तो उतनी है, तो हमको कर्व करना पड़ा, हमको कंटेमिनेट करना पड़ा, रोकना पड़ा लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर निकलते तो ज्यादा स्प्रेड हो पाता। तो उसी तरीके से ये भी चीज क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए तो लोगों को कर्व करना पड़ रहा है। और गरीबी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? गरीब देशों के अंदर इनके पास वाटर की जो अवेलेबिलिटी वो साफ सुथरी नहीं होती। ठीक है, समझ में आई यहां तक चीजें? प्रेसिडेंट लो कॉस्ट पब्लिक हेल्थ इफेक्ट लेड बाय द कार्टर सिस्टम ऑफ स्पैनिंग ऑफ द डिकेड। ठीक है, तो कार्टर सिस्टम एक तरीके का फरमान होता है। ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, पर कार्टर सिस्टम एक तरीके का फरमान होता है, जो फरमान किसने जारी किया हुआ है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो इस तरीके से हो जाता है, बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, चलो इन 1980s देयर वेर 3.5 मिलियन गुएना वॉर्म केसेस एनुअली अक्रॉस द 20 ऑड नेशन। कितने केसेस देखने को मिले? 3.5 मिलियन। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप समझ के चल रहे हो 30 से 40 लाख लोग इससे अफेक्टेड हुए। ठीक है, और कहा 20 देशों के अंदर ये पाया गया। पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, देखो साउथ एशिया आ गया, फिर सब सहारन अफ्रीकन रीजन, जनरली यही मिलेगा। गरीब देश जैसे बोल सकते हैं हम कंबोडिया, और हम बोल सकते हैं मलेशिया। ठीक है ना, जो साउथ ईस्टर्न नेशन है, अफ्रीका में भी, मडागास्कर में भी। ठीक है ना, नेक्स्ट, आफ्टर रिडक्शन एफर्ट कॉजेज ड्रॉप ड्रामेटिकली 14 in 2021, 13 in 2022 and down 6 in 2023 in the 4 African countries। तो अब हमने 20 से 4 कंट्री पे लेके आए हैं। 1980 से अभी तक में हमने बहुत ज्यादा इरेक्टिवेशन कर दिया है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। Unlike infection like smallpox, polio that were defeated using special vaccines, no drugs, medicine, immunization discovery has emerged prevent to guana worm disease effectively decades of the fighting their affection। देखिए, जनरली हम लोग अभी लड़ रहे काला आजार को लेके,
कि हमारा टारगेट है कि काला आजार को खत्म करना है और हम लोग कर भी रहे, इसमें वे फॉरवर्ड है, अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। स्मॉल पॉक्स भी हम लोग खत्म करना चाहते हैं हमारे समाज में से, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो हमें खत्म करनी है। जैसे रिसेंट टाइम में मैंने 4 से 5 वीडियो पहले आप जाके देखेंगे, सर्विकल कैंसर होता है जो कि वुमेन के वजाइना के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी हमको खत्म करना है। क्यों? क्योंकि वुमेन सबसे ज्यादा इस चीज से लड़ रही है, ठीक है ना। तो बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन समाज को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। प्रेजेंट ओनली रिमोट पार्ट ऑफ जस्ट 4 सब सहारन रीजन, साउथ सुडान। कौन कौन सी कंट्री में अभी आपको मिलेगा ये? साउथ सुडान, इथोपिया, चैड और माली, ठीक है ना। ये कंट्रीज में ज्यादातर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। आई एम श्योर इट विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट, ठीक है। चल आ जाते अमूल पे, देश का दूध, ठीक है। अब बोलोगे सर अमूल दूध का क्या काम है अपना यहाँ, क्यों पढ़ना? अरे बेटा पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, अमूल की हिस्ट्री देखो पहले, ठीक है ना। क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से अमूल का इतना बड़ा ब्रांड बना और गोल्डन जुबली हुई है, मतलब 50 ईयर कंप्लीट हुए इसके, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अब जहां मोदी जी पहुंच जाते हैं वहां तो काम बन जाता है, वहां से न्यूज बनी जाती है, ठीक है। कॉल टू मेक द अमूल डेयरी कोऑपरेटिव नंबर ऑफ डेयरी कंपनी वर्ल्ड वाइड वाइल द ग्रैंड 50 ईयर सेलिब्रेशन। कहां किया गया है? गुजरात में। और गुजरात में कहा? आनंद, ठीक है ना। आनंद में बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, बहुत बड़ा इसका बोल सकते वहां फार्म है या हम बोल सकते हैं फैक्ट्री है, ठीक है। आनंद के अंदर है। तो आप यहां से जाओगे भरूच, भरूच के आगे आनंद आता है। अमूल इज अ प्रेजेंटली रैंक द 8th बिगेस्ट डेयरी, वर्ल्ड में 8वें नंबर पे सबसे बड़ी डेयरी है अमूल, ठीक है। ग्लोबली विद द ईयर सेल नियरली 80,000 करोड़। भाई इसका वर्थ कितना है? 80,000 करोड़ का वर्थ है अमूल का, ठीक है। तो इट्स पॉपुलर मिल्क, चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स इन द 57 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है ये। तो ये डाटा पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 57 कंट्रीज में अपना जो मिल्क प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट बनाता है और 80,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है, ठीक है। देयर आर एक्सपोर्ट, हाँ, जीएमसी हैज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी 35 मिलियन लीटर। इसका साल भर में कितना प्रोडक्शन होता है? 35 मिलियन लीटर्स, ठीक है, डेली। ओ सॉरी डेली, ईयरली नहीं, डेली है, ठीक है। द ग्लोबल डेयरी कॉर्पोरेशन लिस्ट दैट द यूरोप एंड द न्यूजीलैंड प्ले बीन फाइटिंग फॉर द कंसोलिडेशन। देखिए यूरोप और बहुत सारी न्यूजीलैंड बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि हमसे कंपटीशन में है, वो अपना दूध इंडिया में लाना चाहती है, बट हमारी कुछ कर्व्स पॉलिसीज हैं इंडिया की, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वजह से इन लोग को अंदर नहीं आने दे रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए हम आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अमूल हैज फाउंडेड 19 दिसंबर 1946, ठीक है। रिस्पॉन्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्मॉल डेयरी फार्मर बाय द ट्रेडर एंड द एजेंट। अमूल क्यों बनाई गई? कि जो गरीब किसान होते हैं और जो बीच के एजेंट होते हैं वो अत्याचार करते थे गरीब फार्मर के ऊपर। Came into existence in 1973 when 6 dairy cooperative joined hand leadership social entrepreneur and dairy engineer Dr. वर्गीस कुरियन, इनका नाम तो सब नहीं सुना होगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन फाउंड रिमेंबर एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जाए कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। द कायरा यूनियन विच हैड विद ब्रांड नेम अमूल विच सिंस 1955 ट्रांसफर टू GCMMF, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड, यहां काम बनता है ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यहां से फेम होता है। हैज द 18 मेंबर यूनियन 3.6 मिलियन फार्मर और 18,600 विलेज से अप्रोक्सीमेटली दूध आता है, ठीक है। कितने फार्मर जुड़े हुए हैं? 3.6 मिलियन फार्मर जुड़े हुए हैं और 18,600 विलेज में से क्या आता है? दूध आता है अमूल को, ठीक है, फ्रॉम गुजरात। Over the past 50 years have played crucial role making India world largest milk producer, accounting 24% of global milk production, ठीक है। तो इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन अमूल करता है, उसके बाद वर्ल्ड में 24% ग्लोबल प्रोडक्शन कौन कर रहा है? अमूल कर रहा है। इस वजह से हमको अमूल पढ़ना अनिवार्य था,
ठीक है, समझ में आई चीजें? चलो, किस किस का सपना है दुबई जाने का? सबका है, वाह। नहीं है? नहीं, घूम के आ जाना, वीजा पे ट्रैवल दे रहा है। चलो, दुबई अथॉरिटी इंट्रोड्यूस 5-year मल्टीपल एंट्री टूरिज्म बाय पॉलिसी ऑफ इंडिया सिटीजन फर्दर बूस्ट एनुअल विजिटर अराइव फ्रॉम की सोर्स मार्केट एंड सीमेंट कल्चर इकोनॉमिक रिलेशन। देखिए, सऊदी अरेबिया से, दुबई से, यूएई से हमारे बहुत अच्छे कोलैबोरेशन है। वो मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी हाँ, हमारे इकोनॉमिकल टाइज बहुत ज्यादा है। देखिए, पैसे पे काम चलता है, सच्चाई यही है। हर कंट्री पैसा कमाना चाहता है, तो वो भी कमाना चाहते हैं, हम भी कमाना चाहते हैं, ठीक है ना। हमको वहां से क्रूड ऑयल मिलता है, हम और भी चीजें उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 ईयर की मल्टी एंट्रीज का मतलब क्या, और ये टूरिज्म के लिए बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? देखिए, आप अगर वीजा लेते हो, ठीक है, तो ज्यादा चार्ज करना पड़ता है, पर अब क्या होगा, वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एंट्री आपको देने की बात कर रही है। रिसेंट में मैंने पढ़ाया था 2 से 3 दिन पहले, ईरान ने वीजा फ्री ट्रैवल दिया, वो 15 दिन का, ठीक है, 15 डेज ईरान आप घूम सकते हो, वो भी वीजा फ्री, 15 दिन से ज्यादा नहीं, और 6 महीने में सिर्फ 15 ही दिन, 6 महीने बाद वापिस आप आ सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, टूरिज्म बूस्टअप होता है। इससे क्या होता है, टूरिज्म बूस्टअप होता है। और टूरिज्म बूस्टअप का मतलब क्या हुआ, हमने टूरिज्म के बारे में तो वैसे भी कितनी चर्चा करी है कि टूरिज्म जब बूस्ट होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। तो हर कंट्री चाहता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़े। अब कैसे बढ़े, वो डिपेंड इस पे करता है। द मल्टीपल एंट्री वीजा अलाउ इंडिया पासपोर्ट होल्डर टू फ्री एंट्री, देखिए बात कर दी इसने, फ्रीली एंट्री इन दुबई, स्टे अप टू 90 डेज, या तो 90 डेज की बात कर दी इसने कि वो 3 महीने तक फ्री स्टे कर सकते हैं, कहां, दुबई में। दिस कैन बी फर्दर एक्सटेंड अनदर 180 डेज, 180 मतलब 6 महीने तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, वेदर 1 कैलेंडर ईयर, 1 साल के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटायर वीजा लाइफ स्पैन एलिमिनेट हैसल फ्री रिप्लाई फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो वीजा अप्लाई करते हो, जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, उसके बाद आप इनको देख लीजिए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ वीजा अप्लाई करो 2-2 महीने तक रिप्लाई नहीं आएगा आपको, ठीक है। पर यही आपने क्या कर दिया, वीजा पे लिख दिया टूरिस्ट, कि हम टूरिस्ट के पर्पज से जा रहे हैं, तुरंत वीजा एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट से बेनिफिट होता है लोगों को, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म, डिस्पाइट पेंडेमिक ब्लर इंटरम टूरिज्म फुटबॉल फ्रॉम इंडिया 2.46 मिलियन 2023, एक्सपांडिंग मैसिव ओवर द लेवल। कितने टूरिस्ट गए, 2.46 मिलियन इन 2023, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख लोग टूरिज्म के लिए गए, समझ। अब बताओ 30 लाख लोग वहां रहेंगे, 10 दिन के लिए मान के चलते, 10 दिन का होटल का खर्चा मिनिमम 1 लाख रुपए तो आराम से जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज वहां खाएंगे भी तो 10 दिन, तीसरी चीज वहां कुछ एक्सपेंसिव खरीदेंगे भी, जैसे आईफोन वगैरह खरीदने की शौक ज्यादा रखते हैं, गोल्ड खरीदेंगे वहां से, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो इतना सब कुछ रेवेन्यू किनके पेटी में जा रहा है, दुबई के पेटी में। तो इस वजह से टूरिज्म को इंपोर्ट किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए, समझ रहे हो। चलो, और सिग्निफिकेंटली मार्क्स इन 1.8 मिलियन टूरिस्ट इन यूएई होस्ट इन 2022। तो 2022 से आप देख सकते हो कितना बढ़ गया है, 2.46 हो गया, पहले 1.84 मिलियन था, मात्र 1 साल के अंदर इतना इंक्रीमेंट हो गया। चलो, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2024, मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ मल्टी लैंग्वेज। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, भाषा मात्र एक माध्यम हो सकता है, भाषा मात्र एक माध्यम हो सकता है किसी की भावनाओं को समझने के लिए। भाषा पे जो गर्व है वो आप इनिशियली या अंदर रखो, मैं उसके लिए कहीं मना नहीं करूंगा, पर भाषाई आधार पे किसी के साथ भेदभाव करना वो गलत है। क्यों, क्योंकि भाषा तो बदलती है। आज आप भाषा बोल रहे हो, 100 साल पहले भी वही भाषा बोल रहे थे क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए, बेसिकली आप पुणे में रह रहे हैं, पुणे से आप सोलापुर में चले जाइए, पुणे से आप मुंबई में चले जाइए, पुणे से आप जलगांव चले जाइए, नागपुर चले जाइए, भाषा चेंज, भाषा क्या हो गई, चेंज हो गई। तो बताइए कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि भाषा जो है वो भाषा एक सिर्फ मात्र क्या है, आपके सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात करी गई है, 4000 प्लस
भाषा हमारे इंडिया में बोली जाती है, इंडिया में, ठीक है ना, 4000 प्लस भाषाएं बोली जाती है, और ये भाषाएं अपने अपने प्राइड से, अपने अपने कल्चर से जुड़ी हुई, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे प्रोक्लेम द जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चर, जिसे हम यूएनईएसको बोलते हैं, नवंबर 1990 से करी जा रही है। द थीम फॉर दिस ईयर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ थीम पूछी जा सकती है आपसे, जनरली ये पूछी जाएगी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2024 के अंदर थीम क्या थी, तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग। तो भाषाओं को सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और भाषा सीख के हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन मच बेटर बना सकते हैं। Next, which highlight the multilingual education policies crucial for inclusive education and the prevention of indigenously language। तो हमें अपनी भाषा को बचाना भी है। अभी जैसे महाराष्ट्र भाषा है, या मराठी भाषा है, या गुजराती भाषा है, या राजस्थानी भाषा है, या कन्नड़ी भाषा है, अगर हम इसे बचाएंगे नहीं तो भविष्य में जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भाषा क्या उपयोग करेगी, बताइए, फिर क्या भाषा बोलेगी, समझ लो। तो लोकल स्क्रिप्ट, लोकल लैंग्वेज को बचाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि हमको उस पर क्या करना चाहिए, हमको गलत कमेंट या गलत सोच विचार हमें नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एवरी 2 वीक अ लैंग्वेज डिस्पर्जन टेक विद द एंटायर कल्चर इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, एटलीस्ट 45% ऑफ द एस्टिमेट 7000 लैंग्वेज स्पोकन इन द वर्ल्ड आर इंडिज। 7000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से मैंने बोला 4000 प्लस इंडिया में ही बोली जाती है, अगर अलग अलग क्षेत्र में आप जाएंगे तो, ठीक है। समझ में आई चीजें, क्लियर हुई। नेक्स्ट, गुरुदास रविदास जयंती, ठीक है। अब ये क्यों मनाई जा रही है और किस वजह से मनाई जा रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरु रविदास जयंती has recently observed February 24, 2021 in the honor of birthday of गुरु रविदास। देखिए, संत और हमारे यहाँ जो गुरु हुए हैं, जो भी संत कबीर दास, संत रविदास, संत हम और भी बहुत सारे गुरु के नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारे यहाँ गुरु हुए हैं, वो गुरु का मकसद क्या होता है, हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा हमेशा से चलती आई है, और ये परंपरा स्टिल बरकरार रहे, और हमारे समाज में जो एक टीचिंग जो लेवल है वो हमेशा बची रहे, इस वजह से हम सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज है, इनने हमारे समाज को क्या दिया है, इनने हमारे समाज को इनलाइटमेंट दिया है, मतलब मोक्ष का रास्ता दिया है। तो हमें मोक्ष का रास्ता भी जरूरी है। कहा नहीं जाता गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो गुरु बिना ज्ञान ना होने का कारण यही है, अगर आपके पास गुरु नहीं होगा तो आप सही दिशा निर्धारित नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमेशा आपका कोई भी गुरु हो, आप किसी को भी गुरु बनाइए, पर कम से कम सोच विचार के बनाइए, क्यों वो आपके रास्ते को सही दिशा में ले जा सकता है कि नहीं, ठीक है। गुरु भी दो तरीके के होते हैं, एक आपके शिक्षक गुरु होते हैं और एक आपके आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये हमारे स्पिरिचुअल गुरु थे, ठीक है ना। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेट जोवेटली इन द नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द पंजाब वाले रीजन। तो कहाँ मनाया जाता है ये, पंजाब वाले रीजन में, और नॉर्थ इंडिया में हरियाणा वाला, दिल्ली वाला रीजन। द डे मार्क द बर्थडे ऑफ द मिस्टिक पोएट सन रविदास, सेलिब्रेट ऑन द माघ पूर्णिमा। जो अभी पूर्णिमा गई थी उस टाइम क्या किया गया था, ये मनाया गया था, ठीक है। तो आपको फोटोज वगैरह भी रहेंगी तो मैं जरूर दिखाऊंगा, है। गुरु रविदास इज द भगत रविदास जी ने सेंट हु इज रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो हम भक्ति मूवमेंट भी पढ़ते हैं काफी ज्यादा, ठीक है ना, और हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट काफी सारे हुई हैं, ठीक है। वी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ संत कबीर। ये किसके, कबीर जी के समकालीन व्यक्ति, ठीक है ना, संत कबीर जी के समकालीन व्यक्ति। तो एक क्वेश्चन आपसे जनरली अगर पूछा जाए कि संत कबीर जी के दोहे आपको कौन से रिलीजन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली मिलेंगे, संत कबीर जी के जो दोहे हैं वो कौन से रिलीजन में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, आप बता सकते हैं। और संत कबीर जी जो है कपलिंग में दोहे गाते थे। अब कब हिंदी मीडियम या वो सब तो पढ़े ही होंगे ना आपने, दोहे, कबीर जी के दोहे तो हर जगह फेमस रहते हैं। तो ऐसा जो रिलीजन है वो सिख रिलीजन। सिख रिलीजन में आपको गुरु की वाणी प्लस कबीर जी के दोहे सिबलिंग में मिलेंगे, समझ रहे हो। जो हमारे गुरु नानक देव जी थे वो भी दोहे ही गाते थे, तो उनके दोहे की वाणी और कबीर जी की दोहे की वाणी आप मिला के देखेंगे तो सेम ही मिलेगी, ठीक है ना। गुरु
रविदास वॉज बॉर्न इन द गोविंदपुरा विलेज इन उत्तर प्रदेश। कहा इनका जन्म हुआ था? गोविंदपुरम विलेज इन उत्तर प्रदेश। He was an advocate of human rights and progressive thinker to spread the message of equality by the means of his poem and teaching spirituality। ठीक है, तो ये बात करते थे कि इक्वलिटी होनी चाहिए समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए। और इनका मेन काम क्या था? मीन्स ऑफ द पोएम टू ह्यूमन राइट्स की बात भी करते थे, मानवता की बात करते थे। लोगों के अंदर इंसानियत जो खत्म हो गई है उस इंसानियत को जगाने की बात करते थे। इस वजह से हम गुरु की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज भी आप देख लो, हम हर जाति, हर धर्म से, हर भाषा से बटे हुए। कब हम बोलते हैं कि हम इक्वेलिटी के तर्ज पे खड़े हुए? हमें तो हमारे जाति धर्म से फुर्सत नहीं है। अब जब जाति धर्म से ही हमें फुर्सत नहीं है तो इक्वेलिटी समाज में कब आएगी? ठीक है, चलो। द रिटर्न रिवर्स इन द सिख इंस्क्रिप्शन, मैंने बात वही कही, सिख इंस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके दोहे मिल जाएंगे। ठीक है, इनके गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके दोहे मिल जाएंगे। मीराबाई हु वाज द इमिनेंट पर्सन हिंदू स्पिरिचुअल, गुरु रविदास एज द स्पिरिचुअल गाइड। मीराबाई जी के स्पिरिचुअल गाइड थे ये। मैंने वही बोला, गुरु बिना ज्ञान नहीं। मीराबाई जी को ज्ञान देने वाले कौन? गुरु रविदास जी। ठीक है, ही इज द कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ 21st सेंचुरी रविदास रिलीजन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर, ऑल फंडा क्लियर। चलो आगे बढ़े। चलो, जतरा। ठीक है, जतरा मतलब एक फेस्टिवल होगा और वो फेस्टिवल के बिहाफ पे, तो ये जतरा है समखा सरेल माला महाजतरा, जो मेडरमा इन द तेलंगाना। अब ये जो जतरा है बेसिकली कहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है? जतरा तेलंगाना में। बाइनिवल ट्राइबल फेस्टिवल, जो जतरा होते हैं वो बेसिकली हम ट्राइबल पीपल, एसटी पीपल ज्यादातर इसको प्रैक्टिस करते हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इंडिया आफ्टर द कुंभ मेला। ठीक है, अब देखो कुंभ मेले का इंपॉर्टेंस तो कितना, आपको बता सकता है कि कुंभ मेला कहां कहां होता है? बता सकता है कोई? हर 4 साल में होता है कुंभ मेला, कहां कहां होता है? लिखो, नासिक, दूसरा हरिद्वार, तीसरा बनारस और चौथा उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी, देवों के देव महादेव। ठीक है, एकमात्र ऐसी नगरी है जिसको कभी कोई राजा राज ही नहीं कर पाया, वो है महाकाल की नगरी। वो खुद वहां के राजा है। ठीक है, तो 4 जगह पे हमारे क्या होते हैं? कुंभ के मेले लगते हैं। ठीक है, कहां कहां? नासिक, हरिद्वार, बनारस और उज्जैन। ठीक है, सेलिब्रेट बाय कोया ट्राइब। अब ये कौन सी ट्राइब है? कोया ट्राइब। ठीक है, कोया ट्राइब आपको कहां मिलेगी? तेलंगाना में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, जनरली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि कोया ट्राइब कहां मिलेगी? तेलंगाना में। 4 डे का सेलिब्रेशन होता है 21 से 24 फरवरी के बीच में, कोलैबोरेशन विद ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा जी क्या है? अभी ट्राइबल मिनिस्टर अफेयर है। ठीक है, फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट। इसके लिए सैंक्शन किया गया पैसा कितना? 2.30 करोड़ रुपीस। कितना सैंक्शन किया गया? 2.30 करोड़ रुपीस। कौन से? मेदरना जतरा के लिए। टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर हेरिटेज एक्टिविटी रेंजिंग प्रमोटिंग ऑफ दिस ट्राइबल क्यूजीन। ठीक है, आपको एक चीज बताता हूं, हम जो फेस्टिवल्स है, जो एससी या एसटी जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ट्राइबल पीपल जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम उनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं? कोई तो रीजन होगा, स्टिल कोई तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना, क्यों हमें बचाना है? क्या आइडियोलॉजी आपको लगता है कि हम बचाना क्यों चाहते हैं? और इतना पैसा खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, पागल तो नहीं है? कोई तो रीजन होगा, चले बताइए। अच्छा, और एनी वे फॉरवर्ड। देखिए, कल्चर और हेरिटेज प्लस दूसरी चीजें, इनकी पॉपुलेशन कम है। ठीक है ना, हम माइनॉरिटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि माइनॉरिटी के क्राइटेरिया कुछ अलग होते हैं, बट ये जो इंडिजीनियसली पीपल है, ट्राइबल पीपल्स आर इंडिजीनियसली पीपल, ये इंडियंस है बाकायदा।
जो भारत आज हम देख रहे हैं वो इन्हीं की बदौलत है। तो ये इंडिजियसली पीपल है, तो इन्हें बचाना जरूरी, नहीं तो हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। इन्हीं की बदौलत है जो हम बचे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं ने वन वनस्पतियों को बचा के रखा हुआ है। और ये ट्राइबल पीपल ना होते तो हम तो साला फर्नीचर के चक्कर में पूरा जंगल काट देते। तो इन्हीं की तो बदौलत है जो कि हम बचे हुए हैं आज। इन्हीं की बदौलत है कि हम कल्चर को सीखें, भगवान की पूजा कैसे करनी है। आज भी ये नेचर को गॉड मानते हैं। आज हम जाते हैं कहीं पूजा करने, पहले धरती को स्पर्श करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द इनके स्पिरिचुअल है ना ये, ठीक है ना। मदर गॉडेस को प्रणाम करना है ना, सूर्य देव को प्रणाम करना, ठीक है ना, वायु देव को प्रणाम करना, वनस्पतियों की इज्जत करना, ठीक है ना, पेड़ पौधों की रिस्पेक्ट करना। ये काटने नहीं देते हैं जल्दी पेड़, ठीक है ना। तो इन्हीं की वजह से हमारा हेरिटेज और कल्चर बचा हुआ है। तो अगर ये इनको ना बचाएं तो फिर हमारा क्या होगा, काम निपट जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें। तो हमको ट्राइबल यूथ स्टूडेंट इन द वेरियस एक्टिविटीज अमंग द अदर स्टेट, हमको ट्राइबल डांस या जो भी उनके लाइफ स्टाइल है, हमको उसको सबको प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है। मेदरना इज द रिमोट प्लेस इन द इतुरनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी पूछता है, देख लेना, इतुरनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दंडकारण्य, दंडकारण्य रीजन भाई फेमस है ये। श्री प्रभु राम जी भी दंडकारण्य रीजन में ही रहे थे, 10 साल से ज्यादा यहीं रहे हैं वो, श्री प्रभु राम जी। ठीक है, तो दंडकारण्य वाला रीजन कौन सा है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा वाला रीजन। ठीक है ना। ये ट्राई जंक्शन को क्या बोला जाता है? दंडकारण्य रीजन। इतना घना जंगल है ये कि सूरज की किरणें तक नीचे नहीं आ पाती है। ठीक है, द लार्जेस्ट सर्वाइविंग फॉरेस्ट बेल्ट इन द डेक्कन। ठीक है, मेडरना जत्था फेस्टिवल कंडक्ट इन ऑनर ऑफ गॉडेस ऑफ समक्खा एंड सलमीरा। ठीक है, किस वजह से फेस्टिवल मनाया जाता है? गॉडेस ऑफ समक्खा एंड सरमिला। ठीक है, तो इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, कस्टम और ट्रेडिशन हो गया। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम द डिफरेंट विलेज असेंबल्ड फेस्टिवल मुलगा डिस्ट्रिक्ट वर्शिप ऑफ गॉडेसेस। तो बस इतना भी आप याद रखोगे, देख सकते कितना बड़ा और भव्य जत्रा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कुंभ मेला के बाद इसको इतना बड़ा दर्जा दिया जा रहा है, तो कुछ तो खासियत होगी इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे देखिए। चलो, ओडिशा गवर्नमेंट ने कालिया जो स्कीम है, एक कालिया जो स्कीम है ये फार्मर के लिए। ठीक है, आप लोगों से, आप यहाँ बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा और एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट इतना बर्बाद करके छोड़ी है ना फार्मर को। ये रोड पे बैठे, मैंने 2019 से देख रहा हूं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो फार्मर है, ये सबके सब दिल्ली में बैठे थे। मोदी सरकार को अपना बिल वापस लेना पड़ा था एमएसपी के ऊपर, और ये पूरा बर्बाद करने पे तुले हुए फार्मर को। आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड करते हैं। विदर्भ मराठवाड़ा वाला रीजन वाले जो फार्मर है सुसाइड करने पे मजबूर है, क्योंकि ऐसे घटिया लोग बैठे हुए हमारे शासन में। महाराष्ट्र की सरकार 5 साल के अंदर साली 3 बार बदल चुकी है। हाँ? लोगों ने भरोसा किया था सरकार पे और भरोसा पूरा तोड़ा है सरकार ने। फार्मर को क्या दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया फार्मरों को। ठीक है, तो उसमें एक किरण की रोशनी है उड़ीसा सरकार। ठीक है, इनने कुछ स्टेप देखो। आप एक बात बताइए, हर साल 6,000 रुपए, हर साल 6,000 रुपए। बेटा 6,000 में होता क्या है? क्या होता है 6,000 में? अब 6,000 का तुम चाय नाश्ता पानी पी जाते हैं एक महीने में। किसान को हर 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाते हैं सब्सिडी। किस चीज की सब्सिडी? फसल खराब हो गई या कुछ हो गया तो उसका सब। अब 6,000 में तो सीड भी नहीं आते हैं। तो अब एक बात बताइए, मतलब फार्मर को पूरा नामोन्यूत करने की कोशिश करी, और यही मोदी जी 2022 में किसान की क्या करना चाहते थे? इनकम डबल करना चाहते थे। डबल क्या, भुइयां तो हुई नहीं है आज तक। डबल कुछ हुई है? मुझे तो आज तक नहीं दिखी। अगर डबल हो चुकी होती तो किसान आंदोलन ना कर रहे होते, दिल्ली में बैठे ना होते किसान, है कि नहीं? तो किसान को मार मार के ये बोलते हैं कि हम तुम्हारी इनकम डबल करेंगे। पहले तो ये जान लो कि किसान की इनकम कितनी है। अब तुम बोल रहे हो कि 2,000 किसान की इनकम है, तो मतलब 2,000 से तुम 4,000 कर दोगे, ये किसान की इनकम डबल हो गई।
आज भी अगर किसान ना हो तो मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पढ़ सकते हो, मैं यहाँ रिकॉर्ड कर सकता हूं, आप घर पे बैठ के यूट्यूब देख सकते हो, अरे कहां से देखोगे? जब पेट में खाना नहीं तो दूसरा काम कौन सा कर लोगे? तो बदौलत ऑफ किसान, भाई किसान की मेहनत का ही नतीजा है कि ये देश चल रहा है। और ये साले चिलगोजे जैसे लोग, साले ये मंत्री बन के बैठे हुए क्या कर रहे हैं किसान के लिए? क्या किया है? कौन सी? कभी भाई किसान से टमाटर ले लेंगे 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, और मार्केट में बेचते हैं 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। तो ये बीच वाले जो बिचौलिया हैं, इनका क्या काम है? मतलब तुम किसान से 10 रुपए किलो में खरीद रहे हो और मार्केट में कंज्यूमर को बेच रहे हो 100 रुपए किलो में, तो किसान का क्या फायदा हुआ? तो भाई किसान तो मरेगा ना, फिर क्या करेगा? क्या करेगा? एक तो बरसात नहीं होती, फिर बरसात हुई तो पता चला इतनी बरसात हो गई कि सालों फसल ही खराब हो गई, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं, नाम मात्र का सपोर्ट होता है। गरीब किसान का घर परिवार कैसे चलेगा? हाँ, उसका परिवार नहीं है क्या? वो कैसे चलाएगा? अपने बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है तो कैसे देगा वो शिक्षा? सोचने वाली परिस्थिति वाली बात है। आज भी अगर किसान को हम देखें, घुट घुट के मर ही रहा है हमारे देश में। आज भी ब्रिटिश तो चले गए, 77 साल हो गए ब्रिटिश को गए हुए, पर इंडिया में आज भी ऐसा लग रहा है ब्रिटिश ही बैठे हुए, ताना सा चाबुक लेके बैठा हुआ है ब्रिटिश हमारे। भाई फंडा यही लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि अभी भी अगर किसान की परिस्थिति नहीं सुधरी है तो फिर हमसे बुरा तो कौन हो सकता है? ठीक है, चलो हम बोलते डेवलप, बहुत डेवलप हो रहा है, कहां डेवलप हुए मुझे तो आज तक नहीं दिख रहा। तो उड़ीसा स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एक्सटेंट ऑफ फार्मल वेलफेयर स्कीम कालिया। कालिया का मतलब क्या है? कौशिक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एग्यूमेंटेशन अनदर 3 ईयर। ठीक है, तो 2024 से लेकर 2027 तक ये स्कीम चलेगी। एज पर द कैबिनेट डिसीजन, लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड डेट आर ऑलरेडी रिसीव ऑल इंस्टॉलमेंट 12,500 अंडर द कालिया स्कीम। देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना दे रहे हैं, देख लो, 2,000 रुपए। अरे भाई आजकल तो 2,000 में चाय की टपरी का खर्चा भी नहीं निकलता है। ठीक है, दिस मूव एज अ फर्दर एड टू लैंडलेस फार्मर फैमिलीज इन द स्टेट। अब जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या करेगा? कहाँ भीख मांगे? वो कौन सी सरकार के पास जाके भीख मांगे? अर्लियर द फाइनेंशियल असिस्टेंट कालिया वाज प्रोवाइड बेनिफिशियरी ट्वाइस अ ईयर, खारिफ एंड द राबी। ठीक है ना, खारिफ और राबी जो क्रॉपिंग सीजन होती है, खारिफ और राबी पता होगा आप लोगों को, स्नोइंग सीजन होते हैं। ठीक है ना, तो उड़ीसा कैबिनेट नाउ डिसाइड दैट द डेट फॉर रिलीजिंग फंड कैन बी मॉडिफाइड, स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिमांड सुटेबल। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है, अच्छी बात है, करे। चलो फार्मर के बारे में डिस्कस हो गया। अब आ गया सुदर्शन सेतु, इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। ठीक है, सुदर्शन सेतु ब्रिज कहां बना है क्वेश्चन पूछेगा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया सुदर्शन सेतु ब्रिज, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ पे बना हुआ है, और कहां बना है? गुजरात कोस्ट में। ठीक है, और द्वारका मेनलैंड टू बेतिया द्वार आइलैंड को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो सुदर्शन सेतु इंडिया का लार्जेस्ट केबल स्टे ब्रिज है, सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। ठीक है, जो कि द्वारका मेनलैंड से बेयात द्वारका को कनेक्ट करेगा गुजरात में, स्पैनिंग ऑफ 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का है? 2 किलोमीटर का। इंडिया लॉन्गेस्ट केबल रोड ब्रिज। ठीक है, द ब्रिज विच इज नो एज सिग्नेचर ब्रिज हैज बीन नेम एज अ सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज। ठीक है, 27 मीटर वाइड फॉर द लेंथ। इस पे खर्चा कितना किया गया है? 979 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। इतना किसान पे ही कर देते बेचारे, इतना किसान पे ही कर देते। और यहाँ से तो पैसा मिलेगा ना बाबू, यहाँ ये ट्रैवल करेंगे, टोल टैक्स वसूलेंगे, टोल टैक्स से पैसा आएगा, लोग घूमने आएंगे, पैसा बढ़ेगा। ठीक है ना, चलो। प्रोजेक्ट ओवरसाइड द रोड एंड द बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात। लार्सन, क्वेश्चन, लार्सन और ट्यूब्रो ने बनाया है। किसने? लार्सन और ट्यूब्रो ने। ठीक है, ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और कंस्ट्रक्शन ओवर द 6 ईयर, 6 साल के अंदर बना है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, हाँ एकदम भारी भारी दिखते हैं। 2.3 किलोमीटर ब्रिज, 900 मीटर सेंट्रल डबल स्पेन है, मतलब दोनों साइड ब्रिज होगा, और अप्रोक्सीमेटली इतना है। द्वारका इनलैंड, ओखा पोर्ट भी कनेक्ट कर रहा है ये, विच इज नियरली 30 किलोमीटर।
ओखा पोर्ट 30 किलोमीटर। ओखा कहां पर है? गुजरात के अंदर है, याद रखना। वेयर द फेमस द्वारका दर्शन, सोमनाथ का मंदिर भी यही है ना। ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग बोल सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा सिचुएटेड, द्वारका में लॉर्ड कृष्णा भी सिचुएटेड थे। ओखा से कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। नियरली द्वारका इज 80 किलोमीटर, आगे 80 किलोमीटर में। तो ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने और क्या क्या इनोग्रेट किया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट के अंदर, ठीक है। ऐसे और भी एम्स बन रहे हैं, कहां कहां बन रहे हैं? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है। एम्स जिसका सपना रहता है नीट देके एम्स में भाई हमको एडमिशन मिल जाए, हम पढ़ ले एम्स से, ठीक है। तो सबसे अच्छा एम्स बोला जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो उसका भी इनॉग्रेशन क्या किया है, किसने किया है? हमारे मोदी जी ने। और ये ऑल वेदर क्लाइमेट है और साइक्लोन से भी इसको कुछ होगा नहीं, देख सकते हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत तो दिख रहा है, रात में लाइटिंग बिटिंग लगता होगा तो और देखने में अच्छा लगता होगा, ठीक है। टूरिस्ट बढ़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखें। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, ठीक है। वेट अ मिनट, पानी पी लूं थोड़ा सा। ये 5th एडिशन था, इंडियन आर्मी और जापान आर्मी के बीच में होता है ये, ठीक है। इंडियन आर्मी और जापान आर्मी के बीच में होता है धर्मा गार्डियंस। ज्वाइंट एक्सरसाइज है 2024 में। कहां हुई है ये? फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, महाराज फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, ये जैसलमेर वाला रीजन। कंटिन्यू टिल मार्च 9 2024। ये 10-12 दिन की एक्सरसाइज होती है जिससे कोलैबोरेशन बढ़ाया जाता है। द एनुअल एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन होस्ट अल्टरनेटिव इन बोथ कंट्रीज, कभी यहाँ होता है कभी वहां होता है, कभी जापान में होगा कभी इंडिया में होगा। डिफेंस वालों ध्यान से घोट के पी लेना, धर्मा गार्डियन जापान और इंडिया के बीच में आर्मी में होता है, नेवी एयरफोर्स में नहीं होता है। तो आर्मी लिखा है, पढ़ लेना ढंग से, नहीं तो पता चला पूछ वो इंडियन कोस्ट गार्ड का रहोगा और तुम करके आ जाओगे आर्मी। क्या वो वही आगे हम देख रहे हैं। 40 ट्रूप कंटीजेंस इज ड्रिल टू काउंटर इंसर्जेंसी। अब पढ़ो किस बेसिस पे हो रहा है। काउंटर इंसर्जेंसी देखेंगे, काउंटर टेररिज्म देखेंगे, और यूनाइटेड नेशन चार्टर के थ्रू हम ये देखेंगे कि कोई देश पे आपदा आ जाए। देखो जापान एक साइक्लोन प्रोन देश है, वहां कंटिन्यूसली भूकंप अर्थक्वेक आते रहते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, क्यों नहीं आते? हमारे यहाँ भी आते हैं। तो हम लोग एक दूसरे से कोलैबोरेशन लेते हैं। टेररिज्म को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं? अगर बाय चांस जापान में कुछ टेररिज्म एक्टिविटी हुई, इंडिया में कुछ टेररिज्म एक्टिविटी हुई, तो कोलैबोरेशन रहेगा डिफेंस फोर्सेस का, तो हम टैकल कर सकते हैं ना, ठीक है ना। इस वजह से करते हैं। और हर कंट्री के साथ, यूएसए के साथ भी करते हैं हम, यूएसए के साथ भी करते हैं, यूके के साथ भी करते हैं, फ्रांस के साथ भी करते हैं, जर्मनी, बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारे साथ सब करती है। Specialized combat tackle drills with the particular joint troops, including establishment of temporary base operation, माउंटेनिंग पेट्रोलिंग। माउंटेनिंग पेट्रोल, हमारा तो पूरा नॉर्थ बेल्ट माउंटेनिंग एरिया है, तो वहां पेट्रोलिंग, चाइना से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। कॉर्डन एंड सर्च होस्टाइल जोन, जैसे कि जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी होता है, घात लगा के लोग बैठ रहे थे, उससे हमको कैसे लड़ना है, ठीक है ना। इंटरवेंशन ऑफ बिल्ड ऑफ एरियाज अक्रॉस, जैसे कि अफगानिस्तान में अगर कुछ ऑपरेशन कंडक्ट करना है, कैसे करना है, टैक्टिक्स, प्लान, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से धर्मा गाइडेंस जापान और इंडियन आर्मी के बीच में करी जाती है, हर साल होती है, बायलैंग्वेज होगी, ठीक है ना। चल ये रहे हमारे इंडियन आर्मी और जापान आर्मी, ठीक है। अब हमारी इंडियन आर्मी से कौन सी रेजिमेंट गई थी? तो 34 इन्फेंट्री रेजिमेंट गई थी। कौन सी गई थी? 34 इन्फेंट्री रेजिमेंट गई थी। और राजपूताना राइफल गई थी। कौन सी गई थी? राजपूताना राइफल। 2 रेजिमेंट गई थी, 40 ट्रूप थे, 40 लोग गए थे। और वहां की तरफ से कौन सी गई थी? जापान ईस्टर्न आर्मी ट्रूप और बूस्टिंग बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। तो उनकी तरफ से बस एक ही गई थी, जापान ईस्टर्न आर्मी ट्रूप्स गई थी, ठीक है। और धर्मा गार्डियंस कब से हो रही है? 2018 से हो रही है। कब से हो रही है? 2018 से कंडक्ट करी जा रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 साल हो गए। अल्वोविंग जापान गार्ड सेल्फ इन काउंटर इंसर्जेंसी वॉर फॉर स्कूल विंटेज एंड द इंडिया, ठीक है। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ गई होगी ऑल दिस पॉइंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आपको अच्छा लगा हो तो आज का समाप्त करते हैं हम लोग। और हम बस यही आशा करता हूं कुछ सीखा होगा। नया डाटा आपके सामने लेके मैं हमेशा आता रहता हूं, तो बस आपको शेयर और लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू ऑल। अच्छा।